19वीं सदी के अंत में पराधीन भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जाता था। यही वो समय था जब भारत के एक बहादुर और साहसी बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का योगदान उत्कृष्ट था। वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने देश को अपने माता पिता से ऊपर रखा और अपना पूरा जीवन देश को आजाद कराने के लिए समर्पित कर दिया। जब हम भारत के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन नेताजी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक सफल और प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि अर्जित की थी। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी था और उनकी पत्नी का नाम एमिली था। उनकी बेटी का नाम अनीता बोस था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा के कटक में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थी। वो अपने माता पिता की 9वीं संतान थी। सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई शरद चंद्र बहुत ही करीबी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो एक मेहनती कार्यकर्ता थे और सभी शिक्षकों के प्रिय थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी स्कूली शिक्षा कटक से की। फिर वो अपनी पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए पास किया। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों के लिए सिविल सेवाओं का अध्ययन करना बहुत ही कठिन था। उनके पिता जानकीनाथ बोस ने उन्हें सिविल सेवा का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा। सिविल सेवा परीक्षा में नेताजी 4थे स्थान पर रहे, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और खुद को देश सेवा में समर्पित कर दिया। भारत लौटने पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने अपना काम चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी पार्टी स्वराज दल बनाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के युवाओं के बीच प्रेम और विश्वास की वस्तु बन गए, जबकि चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ नीतियां बना रहे थे। सुभाष चंद्र बोस युवा समाज में नई सोच लेकर आए, जिसके कारण उस समय का युवा समुदाय उनकी ओर झुक गया और वो एक युवा नेता बन गए। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की बैठक के दौरान पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच एक शब्द को लेकर मतभेद हो गया। युवा समुदाय किसी भी नियम का पालन करने से इनकार कर रहा था। वो अपने ही नियमों का पालन करना पसंद कर रहा था, परंतु पुराने नेता की राय ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने की थी। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के निर्णय और मान्यताएं बिल्कुल अलग थे। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उनकी सोच एक ऐसे युवा की सोच थी जो जरूरत पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने पर उतारू था। कांग्रेस छोड़कर 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग लिया। उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने सीतारमैया पट्टावी को उम्मीदवार बनाया, जो नेताजी से चुनाव हार गई। गांधी जी ने इस क्षति को अपनी क्षति माना और दुखी हुए। इसकी जानकारी मिलते ही नेताजी ने प्राचार्य पद से इस्तीफा दे दिया। अपने विचारों और निर्णय के मतभेदों के कारण नेताजी धीरे धीरे आम आदमी के लिए गांधी विरोधी बनते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लगा कि अंग्रेजों पर हमला करने और देश को स्वतंत्र कराने का ये सबसे अच्छा समय है। उस समय युवा समुदाय उनसे सहमत हो गया और उनके साथ उसी राह पर चलने की तैयारी करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए और उन्होंने उन्हें कैद कर लिया। कारावास के दौरान 2 सप्ताह तक भोजन और पानी से वंचित रहने के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया। उनकी हालत देखकर देश के युवा जागने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे।
इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को कलकत्ता में नजरबंद रखने का आदेश दिया। 1941 में नेताजी अपने रिश्तेदार शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वो बिहार गए, फिर पेशावर, पाकिस्तान, फिर वो तत्कालीन सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। नेताजी के भाई के अलावा किसी को नहीं पता चला कि वो कहाँ गए हैं। गांधी जी, नेहरू, यहाँ तक कि अंग्रेज भी नेताजी के भागने से चिंतित थे। नेताजी भेष बदलने में माहिर थे, इसलिए वो अंग्रेजों की आंखों में बड़ी आसानी से धूल झोंकने में सफल रहे। उन्होंने भारत के बाहर से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण एक दिन में नहीं किया था। इसके पीछे उनका अथक परिश्रम और प्रयास था और उनमें भारत को स्वतंत्र कराने की अदम्य इच्छा थी। रूस में नेताजी जोसेफ स्टालिन से मिले और उनसे कहा, तुम मेरे दुश्मन के दुश्मन हो, इसलिए आप मेरे मित्र हैं। स्टालिन ने नेताजी को जर्मन मुद्रा दी और जर्मनी भेज दिया। वो सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से जापान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की सोच रहे थे। जोसेफ स्टालिन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत सम्मान और आदर किया जाता था। जर्मनी पहुंचकर नेताजी हिटलर से मिले और उनसे मदद मांगी। हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हर संभव मदद देने का वादा किया। नेताजी ने अंग्रेजों से लड़ने वाले सभी युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को मुक्त कर दिया और वो आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस प्रकार नेताजी ने दुनिया भर के सभी भारतीय युद्धबंदियों को मुक्त करा लिया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। आजाद हिंद फौज में कुल 55,000 सैनिक थे। सेना बनाने के बाद अब बारी थी लोगों के सामने आने की। दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं, आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। बर्लिन में नेताजी रेडियो स्टेशन के माध्यम से सबके सामने आए और घोषणा की, मैं सुभाष कह रहा हूँ, मैं जीवित हूँ। ये सुनते ही देशवासियों की आंखों से आंसू बहने लगे। आजाद हिंद फौज के गठन के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का समय आ गया था। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए इंग्लैंड के दुश्मन जापान से हाथ मिलाया। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने सुभाष चंद्र बोस को हर संभव मदद करने का वादा किया। 16 जून 1943 को जनरल तोजो ने जापानी संसद में घोषणा की, भारत की आजादी के लिए हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। जापानी योजना म्यांमार के पूर्वी हिस्से से अंग्रेजों पर हमला करने और आजाद के साथ सेना में शामिल होने की थी। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंद सेना तैयार थी। 1944 में आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया, लेकिन किस्मत कुछ और ही थी। उस वर्ष मानसून जल्दी शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप जापानी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान को हार का सामना करना पड़ा, जिसके लिए जापान ने उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं लड़ने का फैसला किया। ये दौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत कठिन था। इसके अलावा आजाद हिंद सेना के पास अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और हथियार नहीं थे, जिसके कारण सभी योजनाएं धराशायी हो गई। सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान पर पहले ब्रिटिश भारतीय नौसेना और बाद में ब्रिटिश भारत के सभी सैन्य बलों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सैनिकों के विरोध और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यों से बहुत आशंकित थे। ब्रिटिश सरकार को गृह युद्ध की भनक लग गई और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने जल्द ही भारत की आजादी की घोषणा कर दी। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। परिणाम स्वरूप जापान को हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाएं सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड और ब्रह्मदेश की ओर बढ़ी। जापान पर परमाणु हमले के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे। एक सप्ताह बाद 16 अगस्त 1945 को नेताजी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। आजाद हिंद फौज का मुख्य केंद्र बैंकॉक था। वहां उनकी मुलाकात जापान के प्रतिनिधि हेचिया तेरू से हुई। हेचिया ने नेताजी से कहा कि आजाद हिंद फौज को जापान की ओर से उनके पास आना चाहिए। परमाणु हमले के बाद जापान तबाह हो गया।
इसलिए नेताजी आजाद हिंद सेना की अगली रणनीति के बारे में सोचने लगे। कर्नल हबीबुर रहमान ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान के साथ बैठक के बाद पूरी रात नहीं सो सके। 17 अगस्त 1945 को नेताजी भारतीय राष्ट्रीय सेना के विमान में सवार होकर बैंकॉक के लिए रवाना हुए और दोपहर के समय वियतनाम से हो ची मिन्ह शहर में उतरे। उनके साथ थे कर्नल प्रीतम सिंह, देवनाथ गुजराल सिंह, कर्नल हबीबुर रहमान और अबीर हुसैन। एक और विमान वहां उतरा, जापानी लेफ्टिनेंट इसोबाका का। वहां इसोबाका ने नेताजी को INR का विमान छोड़कर अपने साथ चलने की पेशकश की। नेताजी इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए, लेकिन उनके दूसरे साथियों ने उन्हें अकेला छोड़ने से मना कर दिया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों से बात की और कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ ले गए। शाम ढलने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हबीबुर रहमान जापानी विमान में सवार हुए। कुछ देर बाद विमान ने उड़ान भरी। अन्य साथी उन्हें विदाई देने के लिए विमान तक ले गए। कुछ देर बाद विमान वहां से उड़ गया और कहा जाता है कि हो ची मिन्ह सिटी से उड़ान भरने वाला विमान शाम 7 बजे नेताजी को लेकर वियतनाम के शहर तुरान में उतरा। वहां रात गुजारने के बाद अगली सुबह विमान रवाना हो गया। दोपहर के ठीक 2 बजे उनका विमान ताइवान के ताइपिंग में उतरा। उन्होंने ताइपिंग में नाश्ता किया, फिर विमान वहां से उड़ान भरने के लिए रनवे पर चढ़ा। विमान के उड़ान भरते ही भयानक हादसा हो गया। एक जापानी विमान का इंजन अलग हो गया। जमीन से ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं थी, 30 से 35 मीटर। 10,500 किलो वजनी विमान जमीन से टकराया। उसी क्षण जापानी लेफ्टिनेंट जनरल की जान चली गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान से कुछ लोग बाहर निकले। कर्नल हबीबुर रहमान का एक पैर जख्मी हो गया। विमान का इंजन ऑयल पूरे विमान में और यहाँ तक कि नेताजी की सीट तक फैल गया। इंजन ऑयल में आग लग गई और नेताजी के शरीर में भी आग लग गई। कर्नल हबीबुर रहमान ने नेताजी को विमान से बाहर आने के लिए कहा और वो दोनों एक साथ विमान से बाहर आए। 10-15 मिनट के अंदर एयरपोर्ट सुरक्षा टीम वहां पहुंच गई। घायलों और मृतकों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जापानी डॉक्टर टेना SH ने सुभाष चंद्र बोस को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरे शरीर में आग लगने के कारण भारत के नायक सुभाष चंद्र बोस की अस्पताल में मृत्यु हो गई। अगले दिन 19 अगस्त 1945 को कर्नल हबीबुर रहमान के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ तो उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शरीर को सिंगापुर ले जाया जाए। उस समय जापानियों के पास कोई दूसरा विमान नहीं था और उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। थोड़ी देर बाद मीडिया कर्मी और फोटोग्राफर वहां पहुंचे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर खींचने में रुचि व्यक्त की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के सबूत के तौर पर तस्वीरें खींची जानी जरूरी थी, लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान ने उन्हें तस्वीरें लेने से मना किया। उन्होंने कहा, जले हुए शवों की तस्वीरें खींचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मामला शव की गरिमा का है। रात में दाह संस्कार कर दिया गया। कर्नल हबीबुर रहमान पूरी रात वहां बैठे रहे। अगले दिन कर्नल हबीबुर रहमान शमशान गए और सुभाष चंद्र बोस की हड्डियों को अस्थि कलश में रख दिया। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। कई लोगों का मानना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत इस विमान दुर्घटना में हुई ही नहीं थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े कई रहस्य हैं। धीरे धीरे हम सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। विमान दुर्घटना के बाद एक जापानी जासूस वियतनाम में आजाद हिंद सेना के 2 सेनानियों से मिलता है। वो 2 लड़ाके थे, कर्नल प्रीतम सिंह और देवनाथ। जापानी खुफिया अधिकारी आजाद हिंद ने दोनों सैनिकों को बताया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ये सच नहीं है। कर्नल प्रीतम सिंह और देवनाथ जापानी खुफिया जानकारी सुनकर हैरान रह गए। यहीं से शुरू होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य। सबसे दुखद बात ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र जीवित हैं या मृत। इसका सत्यापन केवल बंगाल और भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी हो रहा था। अमेरिका के शिकागो में ट्राइवेन न्यूज़पेपर के पत्रकार अल्फ्रेड वेग ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में रोककर बताया कि उन्होंने वियतनाम में नेताजी को अपनी आंखों से देखा है।
दिल्ली के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस मामले की सत्यता की जांच शुरू की। कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते थे और वहां से लौटने के बाद नेताजी ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन रहमान की बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। रहमान तोते की तरह बोल रहा था। नेताजी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए टोक्यो क्यों जाएंगे? वो सीधा दिल्ली आ सकते थे। लेकिन ये स्वीकार करना संभव नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने टोक्यो जाकर सारी जानकारी की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। ब्रिटिश सरकार सुभाष चंद्र बोस की मौत की खबर को लेकर सभी संदेहों को दूर कर सही नतीजे पर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब सुभाष चंद्र बोस भारत लौटेंगे तो पूरे देश में विद्रोह की आग फिर से भड़क उठेगी। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए तो भारत उस तरह आजाद नहीं हो पाएगा जैसा वो चाहते थे। भारत नेताजी के अनुसार आजाद होगा और विद्रोह की आग में जल रहा होगा। ब्रिटिश सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि के लिए अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिकी खुफिया ने ब्रिटिश सरकार को सूचित किया कि उस दिन ताइपिंग में कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं थी। तब ब्रिटिश सरकार ने आजाद सेना के मेजर जनरल जे.के. भोसले को गिरफ्तार कर लिया। भोसले को अकथनीय यातनाएं दी गई। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि आजाद सेना के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले टोक्यो और फिर वहां से मंचूरिया जाएंगे, क्योंकि रूस के जोसेफ स्टालिन ने नेताजी को हर संभव मदद देने का वादा किया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 को बार बार ऐसी खबरें मिलती रहीं कि नेताजी रूस में हैं, लेकिन वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक नहीं पहुंच सके। 1955 में शाहनबाज आयोग और 1970 में गोसला आयोग ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विमान दुर्घटना को सच माना, लेकिन बार बार इन दोनों आयोगों पर उंगलियां उठने लगी। इसी कारण 1999 में मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु दुर्घटना में नहीं हुई थी और ये सभी तथ्य छुपाए जा रहे थे। पहला, दोनों आयोगों ने ना तो सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य की गहराई से जांच की थी और ना ही घटना स्थल पर गए, लेकिन मुखर्जी आयोग ने ताइवान जाकर सारी जानकारी का सत्यापन किया। मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा 1945 में ताइपेन हवाई अड्डे पर कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। कुछ साल बाद एक अजीब घटना घटी। नेपाल से भगवान जी नाम के एक संत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आकर रहने लगे। इस संत को सुरेंद्र सिंह चौधरी के अलावा कोई नहीं जानता था। एक दिन ये संत एक चश्मे की दुकान पर नया चश्मा बनवाने गए। संत ने दुकान से चश्मा खरीदा और खुद को चश्मे में देखने के लिए अपनी पगड़ी थोड़ी ऊपर उठाई। दुकान में मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और खुशी से चिल्लाया, नेताजी। दुकान में मौजूद अन्य लोगों ने उस व्यक्ति की बात सुनी और साधु भगवान के पैर छूकर प्रणाम किया। साधु भगवान जी और सुरेंद्र नाथ चौधरी तुरंत दुकान से निकल गए और उसके बाद से संत को गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाने लगा। 1966 में पवित्र रॉय की मुलाकात गुमनामी बाबा से हुई। पवित्र रॉय ने बताया कि जब वो गुमनाम बाबा से मिले तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे और बोलने के अंदाज से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही लग रहे थे। एक और शख्स ने साबित कर दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा थे। ये है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल। बी लाल ने गुमनामी बाबा और सुभाष चंद्र बोस की 4065 अंग्रेजी और बंगाली लिखावटों की गहन जांच की और उन्होंने कहा, गुमनामी बाबा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही व्यक्ति हैं। गुमनामी बाबा की मृत्यु 1985 में फैजाबाद में हुई और उनकी मृत्यु के साथ कई रहस्य बने हुए हैं। 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित रहने के बारे में दो तथ्य हैं। अर्धेंदु सरकार नाम का एक इंजीनियर रूस गया। रूस में उन्हें कुछ सबूत मिले जिससे पता चलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1948 तक रूस में थे और कुछ महीने बाद सुभाष चंद्र बोस रूस छोड़कर भारत चले गए। ये पता चलने पर अर्धेंदु सरकार रूस स्थित भारतीय दूतावास गए और वहां उन्होंने सारे सबूतों के साथ सारी बात बताई और दूतावास की ओर से अर्धेंदु सरकार को बताया गया कि वो एक इंजीनियर के तौर पर रूस आए थे, भारतीय जासूस के तौर पर नहीं। विजय लक्ष्मी पंडित की कहानी।
आप जानते होंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और रूस में भारत की पहली राजदूत थी। रूस में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत लौटने पर विजय लक्ष्मी पंडित ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि रूस में उन्होंने एक महान व्यक्तित्व को देखा था, जिसका नाम जनता के सामने आने के बाद देश में 15 अगस्त को भारत में मनाए जाने वाले जश्न से भी ज्यादा खुशी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय सार्वजनिक सभा में मौजूद थे और उन्होंने अपना पूरा भाषण खत्म करने से पहले ही विजय लक्ष्मी पंडित को रोक दिया। उम्मीद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।